Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 13th January, so let's get started. But before that, I want you to answer this question. Okay, हमने जीआई टैग से रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था, ठीक है, उसी से चूज किए कुछ स्टेटमेंट्स हैं. आई वांट यू टू गिव मी द आंसर. जीआई necessarily meant only for popular products. The raw materials for such products should come from particular region. Every state have at least one GI product. If a state has more GI, it means it is culturally more rich. And Tamil Nadu has most GI products. ठीक है? Give your answer one only, two only, three only, or all correct. Okay, choose the correct statement. Alright. Why I framed this question? थोड़े दिन पहले ही हमने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा था जीआई टैक्स रिलेटेड, ठीक है. अब आप स्टैटिक बुक से चाहे जीआई एक्ट वगैरह के बारे में कितना भी पढ़ लो, बट जो पॉइंट उस आर्टिकल में थे वो यूपीएससी आपसे पूछता है और वही हमें टारगेट करने हैं. राइट. सो आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स का कोर्स लिया है, पेड कोर्स, बट अगर वो ये सोच रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू के एनालिसिस को स्किप कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा आपका. ओके. आपका असली गोल न्यूज़पेपर एनालिसिस ही है. ठीक है, प्रीलिम्स रिवीजन, स्टैटिक रिवीजन या मेंस, वो सब यहीं से निकल के आता है. ठीक. तो वो एक हॉलिस्टिक पिक्चर देना वो अपनी जगह है, बट जब यूपीएससी यहाँ इन बिटवीन द लाइंस, जो उसने पिछले 2 साल से पैटर्न शुरू करा है, बिटवीन द लाइंस स्टेटमेंट फ्रेम करना, ठीक है, वो चीज आप यहीं से ठीक कर पाओगे. सो प्लीज कोई चीज स्किप हो जाए किसी दिन, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस स्किप नहीं होना चाहिए. राइट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और लास्ट ईयर मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, 45 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से थे, और बाकी के जो 55 आपके बच भी गए ना, वो अगर आप स्टैटिक करंट लिंकेज करके पढ़ोगे तो उसका सोर्स ट्रेस करके न्यूज़पेपर पे ही आओगे अल्टीमेटली. ठीक है. तो ये चीज़ मैं अपने रिविजन मॉड्यूल में कवर कर रहा हूँ, स्टैटिक करंट लिंकेज, और ये चीज़ मैं डायरेक्ट आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ कराता हूँ. आज मैंने एक डेमो लेक्चर डाला है इस पे, लेक्चर नंबर 3 रिवीजन सीरीज का, एक बार उसे जरूर देखिएगा. चलिए, रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू 5.7% दिसंबर, ये सब आता रहता है. और रिवीजन सीरीज में मैं आपको डब्ल्यूपीआई, सीपीआई वगैरह करवा चुका हूँ डेमो लेक्चर्स में. ठीक है, क्या होते हैं, कौन पब्लिश करता है, किस बेसिस पर, बेस ईयर, वो सब मैंने आपको समझाया है. ठीक है. जो स्टैटिक का मैंने करंट स्टैटिक का रिवीजन वीडियो बनाया था ना, रिवीजन मॉड्यूल, और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको. ठीक है, उसमें हमने इन्फ्लेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जान ली थी. राइट. तो ये ऊपर नीचे होता रहता है हर मंथ. बस आपको पता होगा कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 2 से लेके 6% के बीच में इसको मैनेज करना. ओके. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है ये, उसमें होते हैं 6 मेंबर्स. 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 3 आते हैं आरबीआई की तरफ से. अगर इन केस टाई हो जाए, ठीक है, कि हमें रेपो रेट क्या रखना है इस बार, अगर ये टाई हो जाता है तो फिर गवर्नर वापस से सेकेंड टाइम वोटिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट. ओके. रेपो रेट के थ्रू वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की. यानी कि रेपो रेट अगर रिड्यूस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, यानी कि नीचे जो लोन जाने वाला है बैंकों में और बैंक के थ्रू पब्लिक के हाथों में, वो लोन हो जाएगा चीप. राइट. यानी कि अब पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से फिर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. और इसका जस्ट रिवर्स अगर कर देंगे कि हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया अगर रिवर्स, यानी कि लोन महंगे हो गए, ठीक है, तो अब लोग उतना ज़्यादा नहीं करेंगे. ठीक है. तो मार्केट में मनी सप्लाई हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है, कम हो जाएगा, और ये कम होने की वजह से इन्फ्लेशन फिर कंट्रोल में आ जाएगा. ठीक है. लोगों के हाथों में पैसा कम होगा, चीज़ों की डिमांड कम होगी, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी. चलिए, वो तो हो गया ओवरव्यू उसका. यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन को लेके गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया था अभी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है. तो पूरी स्टोरी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से. पहले क्या है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और +2 इलेक्शन कमिश्नर, इनका पूरा अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता था, यानी कि आप कह लीजिए उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट में फिर पेटिशन फाइल की गई कि ये पूरा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, इसलिए ये लोग थोड़े बायसनेस के चांसेस बनते हैं यहाँ पे, कि ये बायस हो सकते हैं. जैसे कोरोना की सेकेंड वेव बहुत ज्यादा डेडली हो चुकी थी, तब तक प्राइम मिनिस्टर अपनी रैलियां कर रहे थे, और उनकी रैली खत्म होने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने बंद किया था कि बस अब नहीं. ओके. और कई बार ऐसे शेड्यूल भी बनाए गए हैं स्टेट वाइज कि ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है
इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन लगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सिलेक्शन है ये कमेटी के थ्रू होना चाहिए, उस कमेटी में होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट एट द सेम टाइम उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा था कि सीजेआई तब तक होने चाहिए जब तक कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई लॉ नहीं बना लेती, ठीक है, तब तक ये कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लॉ इनेक्ट किया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर कमिश्नर अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इस अमेंडमेंट बिल में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नॉमन को थोड़ा चेंज किया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड वन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा कैबिनेट मिनिस्टर तो ऑलमोस्ट वही करेगा, ठीक है, उसी बंदे उसी जो होगा कैंडिडेट उसी के लिए एग्री कर देगा। सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन अलग भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2-1 मेजोरिटी से अपने बंदे को नॉमिनेट कर लिया जाएगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। तो अभी भी फिर जो पुराना वाला सिस्टम जहां से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम हो रहा था, तो अब भी सिचुएशन तो सेम हो गई। तो इसी को चैलेंज किया गया वापस कोर्ट में कि सरकार ने ये जो चेंज किया है ना सीजेआई की जगह पर कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, तो ये गलत है, ऑलराइट, इसी को चैलेंज किया गया। बट कोर्ट ने कहा कि यार देखिए ये स्पेशली पार्लियामेंट का डोमेन है, इसमें हम बार बार स्टेप नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक पार्लियामेंट लॉ है। तो पहला तो इन्होंने ये कैबिनेट मिनिस्टर वाला जो किया तो उस वजह से वापस से गवर्नमेंट के हाथ में ही इनडायरेक्टली पूरी पावर आ गई है। और सेकंड इन्होंने चेंज ये किया कि यहाँ पर इसको कहेंगे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इस कमेटी के पास जो नाम आएंगे उसके अलावा भी अगर सरकार चाहे तो अपनी तरफ से कोई अदर पर्सन को भी कंसिडर कर सकती है। अब अगर मान लो कि अदर पर्सन को कंसिडर कर लिया, ठीक है, और ये जो नाम आएंगे ना सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ये एक और स्क्रीनिंग कमेटी होगी, एक अंडर ए सेक्रेटरी, वो सर्च करके भेजेगी। सपोज कि 5 नाम भेजे उसने, ठीक है, फिर उनमें से किसी एक को ये 3 लोग मिलकर चूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और प्रोविजन रखा गया कि वो जो कमिटी ने इसने इस स्क्रीनिंग कमेटी ने जो 5 नाम भेजे ना उनके अलावा भी अगर चाहो तो कोई और नाम को अपॉइंट कर सकती है ये 3 मेंबर की कमेटी। तो फिर ये पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर अपनी पसंद के आदमी को बिठा देंगे, राइट। तो यही सब चीजें चैलेंज की गई थी। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ठीक है, इसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को लेकर इशू है। सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी का मेजोरिटी नहीं है तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो भी होगी जिसके सबसे ज्यादा मेंबर होंगे। सेक्शन 8 क्या कह रहा है, इट अलाउज टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर, यहां तक ठीक है। कंसिडर ए पर्सन अदर देन दो सजेस्टेड बाय सर्च कमेटी, ठीक है। ऊपर जो सर्च कमेटी ने सपोज 5 नाम दिए हैं, ठीक है, ये वाली कमेटी ने, इस सर्च कमेटी ने जो 5 नाम दिए होंगे उसके अलावा भी अगर ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी, 3 मेंबर की जो कमेटी है जो फाइनल सिलेक्शन करेंगी, और ऊपर सर्च कमेटी जो 5 नाम या जितने भी नाम उनको सिलेक्ट चूज करने होंगे उनको सजेस्ट करेगी, ठीक है। तो सर्च कमेटी ने सपोज कोई 5 नाम दे दिए कि इन 5 में से किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 5 के अलावा भी दिस सिलेक्शन कमेटी of these 3 members, this selection committee can consider a person other than those suggested by search committee। तो फिर ये सर्च कमेटी का पूरा काम खराब हो गया, ठीक है। तो मतलब इसका जो पूरा पर्पस था वही डिफीट हो जाएगा अगर आप इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दोगे, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी को, राइट। अभी तक पूरी पिक्चर समझ में आई, ठीक है, पूरी स्टोरी भी समझ में आई, ठीक है। ऊपर है हमारे पास सर्च कमेटी जो कुछ लोगों के नाम सजेस्ट करेगी, और नीचे जाएगा फिर वो 5 नाम सिलेक्शन कमेटी के पास, 5 नहीं, मतलब स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सिलेक्शन कमेटी फाइनली चूज करेगी, राइट। तो फिलहाल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि हम इस पे कोई कमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है। चीफ जस्टिस एज अ मेंबर हमने सजेस्ट किया था जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पस कि जब तक इस पे लॉ ना बन जाए, बट अब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है तो अब हम इसमें दोबारा इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को बाय रिप्लेसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद ए कैबिनेट मिनिस्टर, ओके। तो ये पूरा एक्ट और इसमें किए गए चेंजेस आई होप आपको समझ में आ गए हों, ओके। ये यूपी का केस था। एक टीचर थी तृप्ति त्यागी, उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वाए थे, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट फेल हुआ है अपने रोल में, ठीक है। इस तरह की मानसिकता से अगर लोग ग्रस्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट का फेलियर है।
ये वही बात है, देखिए कल महाराष्ट्र गए थे प्राइम मिनिस्टर अटल सेतु इनॉग्रेट करने, तो वहाँ पे कुछ आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर प्रोटेस्ट कर रही थी, तो पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, ओवर 1000 वर्कर्स एंड प्लेस देम अंडर हाउस अरेस्ट। ठीक है, दे अराइव टू सीक रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। लेकिन इनकी सैलरी 7,000, 10,000, 11,000 होती है यार, ये बहुत कम होती है। ठीक है, अब अब ये बात वहीं आ जाती है कि आप कहते हो कि तरीके से गवर्नमेंट के सामने अ, अपने ग्रीवांसेस रखिए, बट वो कब से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने उससे पहले कई बार एप्लीकेशन भेजी होगी, और 5 साल से उनकी सैलरी रिवाइज नहीं हुई है। ठीक है, सब कुछ कर लो उसके बाद फिर क्या रास्ता रह जाता है, यही रह जाता है प्रोटेस्ट करने का। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट इज एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप उसी वही नहीं करने दे रहे हो तो फिर इंसान कैसे अपनी बात रखेगा सामने। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आप एज अ फोटो मटेरियल यूज करेंगे क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, कि आज कश्मीर में स्नोफॉल नहीं हो रही है। ठीक है, सब कुछ उनकी लाइवलीहुड किस चीज पे चलती थी, टूरिज्म पे। right? पूरी तरीके से अफेक्ट हुई पड़ी है। आई स्नोफॉल ही नहीं हुआ इस बार। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल इन कश्मीर एंड अनयूजुअली हाई टेम्परेचर, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइट, इट अफेक्टेड द एग्रीकल्चर, इट अफेक्टेड द हॉर्टिकल्चर। ओके, विंटर टूरिस्ट सीजन इज बीइंग बैडली अफेक्टेड। यानी कि सीधे सीधे हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सीधे सीधे ह्यूमन की लाइवलीहुड पर कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज। राइट, हम क्लाइमेट की नज़र से नहीं देख रहे, हम इंसान की लाइवलीहुड की नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, दैट इज हमारी सीधे सीधे फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है। राइट, लाइवलीहुड, सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी। अब ये फूड सिक्योरिटी पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लोगों की लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या ये सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस नहीं बन जाएंगे। ठीक है, लोगों के पास सपोज कि खाने की दिक्कत हो, ठीक है, उनके पास कोई इनकम नहीं है, तो अब फिर ये फिर से एक सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बन जाएगा क्या, कि जो गलत लोग हैं वो लोग इनको लालच करके रिक्रूट कर सकते हैं गलत काम के लिए। यही होता है ना, जब इस तरह की कोई ट्रेजेडीज होती हैं कि अब जीने मरने का सवाल है, तभी जाकर इन लोगों को एक रिक्रूटमेंट का बेस मिलता है। ठीक है, कि इनको अब मिसगाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से सब चीज को रिलेट करना सीखो। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होंगे, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होंगे। आपकी लाइवलीहुड, आपकी फूड सिक्योरिटी, आपकी ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये सब इम्पैक्ट करता है। राइट, तो क्लाइमेट चेंज डजेंट हैव जस्ट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज बट ऑल्सो द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, गुलमर्ग, कोई स्नो कवर नहीं बचा हुआ, हमने एक फोटो देखा भी था थोड़े दिन पहले। ठीक है, द स्नोफॉल इन नवंबर दिसंबर ड्रॉप्ड 23 सेंटीमीटर अगेंस्ट 134 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साल पहले। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा ड्रॉप हुआ है। जम्मू कश्मीर विंटर कैपिटल श्रीनगर हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी स्नोफॉल फॉर 3 मंथ। ओके, श्रीनगर में स्नोफॉल भी नहीं हुई है। चलिए, यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपना एक प्रॉमिस पूरा किया है, युवा निधि। अब मुझे इस स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है, बट कई लोगों को जब आप खासकर इंटरव्यू में जब जाते हैं तो इस तरह की बात की जाती है कि ये जो युवा हैं इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना। ठीक है, क्या ये सही है। ठीक है, तो डायरेक्ट जजमेंट में मत पहुंचना कि हाँ सही है या गलत है। ठीक है, नहीं, जस्ट एक बार कई बार क्या है कि इस तरह की बातें आती है ना, तो लोग फ्लो में बोल जाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे फ्री बी कल्चर ये सब ये सही नहीं है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कुछ बातें पहले समझो। देखिए, पहले तो ये चीज़ आपको दी जा रही है मैक्सिमम 2 साल के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप कोई हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करने गए। सपोज कि अभी हम ग्रेजुएट्स की बात करते हैं। ठीक है, हमने अभी पहले उस दिन देखा भी था अपना कि मोर देन 25% ग्रेजुएट्स दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, मोर देन 37% पोस्ट ग्रेजुएट्स दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, मोर देन 50% ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन क्या आ रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, वो स्किल सेट नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको ये जो दिया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, ये 2 साल के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम। जैसे सपोज आप जॉब सर्च कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि इस बीच आप कोई स्किल्स गेन कीजिए। ठीक है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दे रहे हैं हम, 3000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं है अभी कि आप मजबूरी में कोई जिसको हम कहते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई कुछ है नहीं तो आप डिलीवरी बॉय बन जाइए।
ठीक है, 3,000 5,000 कमा रहे हैं, नहीं, आप सरकार से 3,000 ले लो, बट उस बीच सरकार खुद भी कोशिश करेगी कि आपको ऐसी स्किल्स दी जाए कि आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ये 3,000 सिर्फ आपको एक तरह की सोशल सिक्योरिटी देगा कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए, और साथ में सरकार एफर्ट लगाएगी कि आपको स्किल्स भी प्रोवाइड करे ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर की जाए। अब जो लोग, अब देखिए कई बार फ्लो में आके अपनी मैच्योरिटी में ऐसा आंसर मत दे देना कि नहीं नहीं ये तो, फिर तो इससे तो लोग और नाकारा हो जाएंगे। नहीं होंगे यार, 3,000 रुपए में किसी की जिंदगी नहीं चलती है। आप किसी को 100 रुपए पर डे दे दोगे, उससे उसकी जिंदगी नहीं सुधर जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि उसके पास कुछ ना कुछ मिसिंग है जिस वजह से उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो वो सरकार इस टाइम में, इस 2 साल की ड्यूरेशन में उसको एक तो वो कंफर्ट दे रही है कि आप टेंशन ना लो, आपको एक इनकम मिल रही है। दूसरा, हम आपको स्किल की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आइए स्किल सीखिए ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी हो सके, ठीक है, बढ़ सके, कि कल को आप 20 25 30 हजार रुपए तक की जॉब लो, ना कि कोई 3,000 रुपए की जॉब में खुश नहीं होने वाला है, या 3,000 रुपए बेवजह के लेकर खुश नहीं होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से अपने पॉइंट को फ्रेम करना, वहां जजमेंट पे नहीं पहुंचना इस तरह की चीजें जब बात की जाए तो, ठीक है। युवा निधि फिफ्थ एंड फाइनल पोल गारंटी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटका में दी थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर एजुकेटेड यूथ जो अनएम्प्लॉयड है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ही कंसेप्ट है। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट ये कर्नाटका का है, बाकी हमने वो जान लिया है इंडिया लेवल पर जो अनएम्प्लॉयमेंट के हाल हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ओवरऑल, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बिसाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि स्किल्स देने का काम, ठीक है। डेवलप स्किल एंड सीक दी जॉब्स। The scheme offers financial aid and training to the graduates for maximum of 2 years and 3,000 rupees per month to degree holders and 1,500 per month to diploma holders. Okay, who are unable to get job in past 6 months and not pursuing the higher studies. Right? तो इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना, नॉट जस्ट कि ये सही है या गलत है, वो आपका काम नहीं है डिसीजन पे पहुंचना। योर वर्क इज टू एनालाइज एवरीथिंग। एनीवे, यहाँ पर एनजीटी ने कहा है कि ये सभी स्टेट यूनियन टेरिटरीज ने अभी तक अपना कोस्टल मैनेजमेंट जोन की मैपिंग क्यों नहीं की है। तो पहली बात तो एनजीटी के बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है इशू का। ऑलराइट, यानी कि खुद से अगर इसको लग रहा है कि कोई काम है जो हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एप्लीकेशन करेगा कंप्लेन करेगा तभी ले सकते हैं, ठीक है। इसने एनजीटी ने ऑर्डर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को टू इंश्योर दैट कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्रिपेयर ए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान एंड आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन प्लान। ठीक है, अभी तक से 3 ही स्टेट्स ने प्रिपेयर किया है, ये उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे हैव फॉर्मुलेटेड देयर कोस्टल जोन मैपिंग प्लान, ठीक है। सुमोटो ये यूज कर सकता है इसको, ठीक है। बाकी एनजीटी वगैरह के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस पे शॉर्ट नोट्स दे भी चुका हूँ, आपके नोट्स में अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम इसको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में दोबारा देख लेंगे। यहाँ पर काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा हमारा नेशनल पार्क भी है और एट द सेम टाइम टाइगर रिजर्व भी कहलाता है, ठीक है। फेमस किसके लिए? ये फेमस है अपने वन हॉर्न राइनोस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइग्रेटरी, स्पेशली विंटर सीजन में यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना, इनका कुछ काउंटिंग वगैरह करते रहते हैं लोग। तो सेंसस रिकॉर्ड 27% इंक्रीज इन वाटर बर्ड्स एट काजीरंगा, सो दैट इज गुड थिंग एक्चुअली। ओके, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, काजीरंगा इज अमंग द टॉप 5 हैबिटेट्स ऑफ वाटर बर्ड्स इन द कंट्री। ये सब छोड़िए, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, ये टैक्स वैक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, आई डोंट नो ये कैसे हो गया, मैंने हाईलाइट तो किया था इसको, जस्ट अ सेकंड। डोंट नो हाउ इज दैट पॉसिबल। एनीवे चलिए, कोई नहीं, मैं उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा देता हूँ फिर से। हमें पता है कि जयपुर में अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभी स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहां पर आए थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको हेल्ड की थी और वहां पर काफी सारी बातें की गई थी, स्पेशली इन एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो थोड़ा सा टेक सेवी हो, ठीक है। आजकल प्रेजेंट के जो नए चैलेंजेस वगैरह हैं, उसी तरीके से मैंने आज आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे, राइट। जैसे साइबर अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट यू कैन से, ठीक है। उसी तरीके से एक और टर्म डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, साइबर किडनैपिंग, राइट। तो ये इस तरह की जो क्राइम्स है ना, इनको इनके साथ डील करने के लिए हमारी जो पुलिस है उसको थोड़ा सा टेक सेवी होने की जरूरत है।
राइट। नाउ अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी पुलिस जो है वो अभी तक पब्लिक में, खासकर टू बी ऑनेस्ट, पब्लिक में अपनी इमेज वैसी नहीं बना पाई है जैसी कि एक पुलिस की होनी चाहिए। ठीक है, अभी भी शायद ही कोई सिटीजन होगा जो आपसे बेफिक्र होकर कह सके कि हाँ मेरा कुछ हो जाएगा तो मैं तुरंत पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत एक्सट्रीम डिस्ट्रेस होगा ना तभी जाएगा। ठीक है, देयर इमेज इन द पब्लिक आई कंटिन्यूज टू बी एबिसमल एंड नो रिस्पेक्टेबल सिटीजन वुड एवर गो इनटू पुलिस स्टेशन टू सीक हेल्प अनलेस ही इज इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। राइट। नो, द थिंग इज कि ये छवि बदलने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश की जाती है, बीच बीच में कुछ कुछ अच्छी चीजें आ जाती हैं देखने को, बट अगेन एट द सेम टाइम काफी सारी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। ठीक है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा इरिटेंट बनता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, बिकॉज वो मानते हैं कि ये जो आईपीएस हैं दे आर अनरिलायबल इंट्रूडर्स ओवर हुम दे हैव नो कंट्रोल। ठीक है, एक सेंटर के एजेंट की तरह देखती हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स उनको। ओके, कि उनकी लॉयल्टी सेंटर की तरफ ही रहती है और स्टेट की पूरी तरीके से ये लोग कंट्रोल में नहीं रहते हैं। कुछ हद तक सच भी है और कुछ हद तक गलत भी, बट वो मोस्टली जो अपोजिशन पार्टीज होती है ना उनके ज़्यादा स्टैंड होते हैं इस तरह के। ठीक है, स्पेशली जैसे रोल ऑफ ईडी। ठीक है, एंड द इम्प्लीकेशंस इट हैड ऑन फेडरल गवर्नेंस विल हैव टू बी सॉर्टेड आउट सूनर देन लेटर। ईडी ने आज अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशान करा है तो वो अलग अलग स्टेट में जो अपोजिशन पार्टीज वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर वही गवर्नमेंट है जहाँ जो सेंटर में पावर में है, उन स्टेट्स में नहीं होती है ईडी की ज़्यादा रेड वगैरह, लेकिन दूसरी जगहों पे ज़्यादा होती है। क्योंकि अभी एक डेटा भी कहता है कि ईडी की जितनी रेड हुई है ना उसमें से मोर देन 90% रेड अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे हुई है। राइट। अब ये जो अटैक हुआ अभी ईडी ऑफिसर्स पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इट इज अनफॉर्चुनेट एंड इट पोजेस अ डेंजर टू रिलेशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड स्टेट। राइट, दैट्स ट्रू। ठीक, कि कहीं ना कहीं तो है, मतलब ईडी की छवि ऐसी हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट से मान लिया है कि ये हमारे दुश्मनी है। तो वो जो अटैक हुआ है वेस्ट बंगाल में वाकई थोड़ा बहुत एक गलत सिग्नल दिया है, उसने बहुत गलत मैसेज दिया है। ओके, नाउ अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट। वी वांट अ पुलिस टू बिकम मोर टेक्नोलॉजी सेवी। ओके, और ये चीज हो भी रही है, क्यों? क्योंकि आजकल पुलिस में जो लोअर इटालियंस लाइक जैसे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इस तरह की पोस्ट पे जो युवा आ रहे हैं ना वो अच्छा खासा हायर एजुकेशन परस्यू करके आ रहे हैं। ठीक है, आजकल काफी हाईली एजुकेटेड को भी आप देखोगे कि डी ग्रेड जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेबल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरह से ठीक भी है कि चलो हाईली एजुकेटेड लोग आ रहे हैं इन लोअर पोस्ट पर भी, बट एट द सेम टाइम वो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जॉब्स है भी नहीं। ठीक है, मोस्टली ड्यू टू हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट ये ठीक है कि चलो वो कांस्टेबल, पुलिस, सब इंस्पेक्टर वगैरह बन के आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट एंट्री होती है, वहां तक ठीक है। बट क्या यहाँ पे आने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना टैलेंट डिस्प्ले करने की? नहीं मिलती, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हायर पोस्ट जितनी भी है वो सब आईपीएस वगैरह होल्ड करते हैं। राइट। और दूसरी बात कि फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर उनके जो सबसे लोअर इचिलियंस पे जो पुलिस वाले भर्ती होते हैं ना, उनको पूरा मौका मिलता है कि वो अपना टैलेंट, ठीक है, अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स वगैरह इंप्रूव करके ग्राउंड लेवल से सीख के अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो राइज करते करते टॉप लीडरशिप तक पहुंच जाते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। सी, the situation in most of the world is different. Every recruit, barring a few highly qualified, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे फॉरेंसिक वगैरह के लिए चाहिए, सीबीआई, उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन, उनके उसका छोड़ दीजिए, ठीक है, बट फिर भी वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज है उनमें वो लोग स्टार्ट करते हैं एट द लोवेस्ट रंग ऑफ द लैडर एंड राइजेस अप टू द रैंक्स। ओके, नाउ दिस इज द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द आईपीएस, against this IPS, that the IPS officer is rated highly for his or her sharp mind and zeal। तो यहाँ पर एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है जो इस गैप को नैरो करे बिटवीन दी हायर रैंक्स एंड लोअर रैंक्स। और इससे ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग, क्योंकि वो बंदा जो आज वहां पर हाई पोस्ट पे पहुंचा होगा, सपोज कि एक कांस्टेबल से शुरू करता है लेकिन राइज होते होते वो एसपी तक पहुंच जाए, ठीक है, तो उसने ग्राउंड लेवल से कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर वो डेवलप हुआ होगा, एक बार सोचिए। ठीक है, उसी तरीके से सोचिए कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जॉब ज्वाइन करता है और वो सीनियर होते होते कल को आईएएस बनता है, तो उसकी ग्राउंड लेवल पर पकड़ कितनी अच्छी हुई, ग्राउंड लेवल की इश्यूज को कितना बेटर समझता होगा। ये रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कई बार कि हमेशा जो टॉप मैनेजमेंट, टॉप पोस्ट है, ये सिर्फ आईएएस एक एग्जाम के थ्रू भर्ती ना किए जाएं, बल्कि जो इवन म्युनिसिपल लेवल से भर्ती होके ग्राउंड लेवल से काम करते करते जो राइज कर रहा है ना धीरे धीरे करियर में, उसको भी मौका दिया जाए, क्योंकि उसके पास ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी।
Okay, so this knowledge and integrity will have to go together alongside genuine empathy for common man if the image of India's police has to improve. Okay, और सबसे ज्यादा अगर कुछ मिसिंग है इंडियन पुलिस में तो वो है दिस एम्पैथी फॉर कॉमन पीपल. ओके, नाउ अब कहीं ना कहीं जरूरत है कि एजुकेट करें कि जो लोएस्ट लेवल पर फोर्सेस में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बट आईपीएस ऑफिसर्स में ऐसा कोई वो दिखता नहीं है. वो कभी ऐसी ऐसे कोई आप कह सकते हैं कांस्टेबल के साथ बैठ के या उनके साथ कभी कोई इस तरह की मीटिंग करके उनको कुछ नया सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं कैसे वो अपने करियर में और बेटर प्रोग्रेस कर सकते हैं. ठीक है, वाई कैन नॉट डीजीपी एंड देयर इमीडिएट सबऑर्डिनेट स्पेंड इन आवर टीचिंग द रैंक देयर रैंक्स हाउ टू एक्सपैंड देयर फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्न हाउ टू यूज इट फॉर बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन. राइट, और फिर बात करें पॉलिटिक्स की तो ये सबसे बड़ा इशू है कि हमारी जो पुलिस फोर्स का पॉलिटिसाइजेशन है, ठीक है, इसको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है पुलिस में. जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा. ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जो इन्होंने लिखे हैं, तो अच्छा था आर्टिकल. नो, सैनिटेशन से रिलेटेड हमने कल देख ही लिया था. इंदौर इंदौर फर्स्ट सिटी, इंदौर सबसे बेस्ट था. ठीक है, इसने फर्स्ट रैंक शेयर की है इस बार सूरत के साथ. ओके, और ये सेवंथ टाइम इन अ रो लगातार 7वें साल बना है. इसके अलावा हमने देखा था कि चंडीगढ़ जो थी वो सबसे सेफ सिटी थी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स. ऑलराइट, इसके अलावा वाराणसी एंड प्रयागराज ये क्लीनेस्ट गंगा टाउन थे. ठीक है, चंडीगढ़ ये बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षा शहर था. ठीक है, बस काफी था. स्टेट वाइज महाराष्ट्र सबसे क्लीन स्टेट था. ओके, ये वही है जो हमने शुरू में समझ लिया है. दी पैटिशनर ने कहा था कि कोर्ट को कि इम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सिलेक्शन कंस्टिट्यूटिंग ए न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते. ऑलराइट, पल्सेस पल्सेस को लेकर एक कन्वेंशन हो रहा है, ग्लोबल पल्स कन्वेंशन. ठीक है, हेडेड बाय नाफाड एंड ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन. पल्स प्रोडक्शन हैज इंक्रीज इन इंडिया. ठीक है, बहुत ठीक है, हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे. बट 23 का कन्वेंशन हुआ था सिडनी में, मोर देन 40 कंट्रीज ने इसको पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, पल्सेस इज इम्पोर्टेंट फॉर फूड प्रोडक्शन एज वेल एज न्यूट्रिशन. बट आपको एग्जाम के लिए जो बात पता होनी चाहिए, वो हम लोग पल्स के बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं बट एट द टाइम ऑल्सो द बिगेस्ट कंज्यूमर. ठीक है, तो टॉप प्रोड्यूसर टॉप कंज्यूमर इंडिया है. प्रिविलेज कमेटी काफी न्यूज में रही है इस साल. ये आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, आपके लक्ष्मीकांत में दिया है तो इसका कॉम्पोजिशन देख लेना प्रिविलेज कमेटी का. ठीक है, और एट द सेम टाइम प्रिविलेजेस भी देख लेना कि हर एक एमपी को, ठीक है, एमपी को इंडिविजुअल लेवल पर क्या प्रिविलेजेस दिए गए. जैसे 40 डेज पहले अरेस्ट नहीं हो सकते आपकी अगर सेशन शुरू होने वाला है. ठीक है, उसी तरीके से पूरे हाउस को, ठीक है, हाउस को कलेक्टिवली क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए. ठीक है, बस ये 3 टॉपिक आप अपनी लक्ष्मीकांत से कवर कर लेना. इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना है यहाँ पर 6 लेन ट्रांस हार्बर ब्रिज ऑफ 21 किलोमीटर, जिसका 16 किलोमीटर करीब सी के ऊपर से जा रहा है. ठीक है, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस को प्रूव करता है ये. इंडिया सऊदी अरेबिया डिफेंस टाइज. तो इंडिया सऊदी अरेबिया आपस में एक नेवी नेवी ड्रिल करते हैं, एक्सरसाइज जिसका नाम है अल मुहाद अल हिंदी. ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी करती है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच होती है. ठीक है, रिमेंबर दैट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. डीआरडीओ आजकल ये मिसाइल्स वगैरह ना यूपीएससी पूछने लगा है. पहले बीच में उसने पैटर्न बंद कर दिया था, 2013 तक पूछता था, फिर बीच में गायब हो गया था. ठीक है, लेकिन आजकल पूछने लगा है. तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है. ठीक है, और कहाँ पे टेस्ट किया हमने, आईटीआर चंडीगढ़ उड़ीसा में. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज हमारी चंडीगढ़ में उड़ीसा में. ठीक है, तो इस सबको याद रखना. अब जैसे मैंने आपको बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया. ठीक है, और उसके बाद नेशनल रिमोट सेंसिंग काउंसिल हो गया. ठीक है, उसी तरीके से वीआईटी हो गया, वीरोलॉजी लैब वगैरह. तो इन सब की ये जो हेडक्वार्टर्स है ना, ये सब याद रखिएगा क्योंकि कई बार यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा ये सब. ओके, ये वीआईटी पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, दिस इज इन आई थिंक हैदराबाद. आई थिंक रिमोट सेंसिंग आई थिंक हैदराबाद में ही है. ठीक है, तो इस तरह से जो जो ये इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना. आजकल यूपीएससी आपको सरप्राइज दे रहा है इस तरह के. ऑलराइट, यहाँ पर 30 मीटर टेलीस्कोप. ठीक है, टीएमटी. ये सबसे पहली बात बना कहाँ पे रहे थे हम लोग, तो ये बना रहे थे हवाई आइलैंड में. ठीक है, माउना किया
एक इनएक्टिव वॉल्केनो है ऑन आइलैंड ऑफ हवाई, जहां पर ये 30 मीटर टेलीस्कोप बनाया जा रहा था। ठीक है, तो इंडिया ने भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने अपनी तरफ से काफी सारे हार्डवेयर दिए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि लोकल जो लोग थे यहाँ के, उन्होंने कहा था ये हमारे कल्चर वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो लोकल लोगों की वजह से कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गए यहाँ पे। तो फिर कोशिश की गई कि चलो यार इसको कहीं और रीलोकेट कर देते हैं। फिर स्पेन के पास एक आइलैंड में चले गए देखने की क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बट फिर समझ में आया नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पर एक डेलीगेशन गया है ये जानने की और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। 30-मीटर डायमीटर प्राइमरी मिरर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप टू इनेबल ऑब्जर्वेशन इनटू डीप स्पेस। इसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यूएस, जापान, इवन चाइना भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रशिया नहीं है। ठीक है, यूएस, जापान, चाइना, कनाडा एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया ने प्रोवाइड किया है हार्डवेयर वर्थ $200 मिलियन। माउना किया होस्ट मल्टीपल टेलीस्कोप, बट लोकल ऑपोजिशन कर रहे हैं, इट वायलेट्स देयर रिलीजियस एंड कल्चरल कस्टम्स। ठीक है, और इनके कंसर्न्स जो हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया है। फिर एक ऑल्टरनेट साइट ढूंढी गई ऑन ला पाल्मा इन स्पेन, कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड, नाउ रिमेंबर कैनरी आइलैंड स्पेन के पास आते हैं। ठीक है, माउना किया साइट इज वर्ल्ड्स बेस्ट फॉर एस्ट्रोनॉमी। अब फाइनली रेड सी है, वहां पर इन लोगों ने बड़ा बवाल मचा रखा है हाउती वालों ने। ठीक है, ये वो रीजन है पूरा। ठीक है, ये ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, यहीं पे आ जाती है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये है आपका यमन। ठीक है, यहाँ से आ जाती है आपकी स्विस कैनाल। राइट, और ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये है आपकी बाब अल मंडेब। राइट, और ये जो यमन है यहीं पे एक्टिव है सारे हाउती रेबल। तो इन लोगों ने इस पूरे रीजन में बवाल मचा रखा है। ठीक है, अब यूएसए ने इसके लिए लॉन्च किया अपना एक ऑपरेशन। ठीक है, क्या क्या नाम है ऑपरेशन का, नाम बताओ। ठीक है, मैं करा चुका हूँ, पिछले 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम याद रखिए। तो अब यहाँ पर यूएस और यूके ने लॉन्च किया है एयर स्ट्राइक अगेंस्ट दी हाउदी रेबल्स, ओके, इन रेड सी। ठीक है, और अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कुछ गलत किया है। यूएन का जो चार्टर है ना, यूएन का चार्टर, वो ये परमिट करता है कि आपके पास इनहेरेंट राइट है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का। ठीक है, क्योंकि हाउदी रेबल्स कमर्शियल वेसल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास राइट था कि हाँ हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जॉइंट स्ट्राइक कंडक्ट किए ऑन हाउदी मिलिट्री टारगेट्स इन यमन। ओके, यूएस के सेंट्रल कमांड ने। अब ये सेंटकॉम जो बोल रहे हैं, सेंट्रल कमांड। ठीक है, यूएस ने वर्ल्ड ओवर अपने थिएटर बना रखे हैं अलग अलग। ठीक है, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। ठीक है, और यही थिएटराइजेशन इंडिया अब अपने यहाँ तैयारी कर रहा है। ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ अपना वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाना चाहते हैं, चाइना के साथ नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनाना चाहते हैं, इधर ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सो ऑन। ठीक, तो इसे कहते हैं थिएटराइजेशन ऑफ आर्मी। ये टॉपिक हम मेंस के लिए तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कमर्शियल टैंकर्स वगैरह को निशाना बना रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस कंसिस्टेंट विद यूएन चार्टर। ओके, तो कुछ गलत नहीं किया इन्होंने। फाइनली चाइना की मदद से ही सही, लेकिन यहाँ पर म्यांमार की जो आर्मी है, जनता गवर्नमेंट, और जो आर्म्ड अलायंस चल रहा था एथनिक ग्रुप्स का, ठीक है, इन लोगों के बीच में सीज फायर हो गया है। ठीक है, थैंक्स टू चाइना। म्यांमार्स मिलिट्री एंड एन अलायंस ऑफ आर्म्ड एथनिक ग्रुप सीज फायर। तो ये सच है कहीं ना कहीं कि इंडिया अपने नेबरहुड में अपना जो डोमिनेंस है उसको लूज कर रहा है। ठीक है, आजकल सभी कंट्री से हमारे रिश्ते थोड़े बिगड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान है, पाकिस्तान के साथ हमारी बनती नहीं है, नेपाल के साथ काला पानी डिस्प्यूट और क्या क्या था वो, अग्निवीर योजना की वजह से कुछ इशू है। भूटान चाइना के साथ अब नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है उसने, वो यहाँ का एरिया देने को तैयार है और ऊपर नॉर्दर्न वाला डबल एरिया देगा चाइना उसे। ठीक है, म्यांमार में मिलिट्री जनता रूल जब से आया है तब से चाइना के ज़्यादा क्लोज है। अब चाइना ने यहाँ पे सीज फायर भी ब्रोक कर दिया है। ठीक है, नीचे मॉलडीव्स है तो वो तो बड़ा खुन्नस खाया बैठा है इंडिया से। ठीक है, और यहाँ श्रीलंका है जो अभी भी थोड़ा सा 50-50 कहीं ना कहीं इधर उधर डोल रहा है, क्योंकि उसने हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे दे रखा है। चाइनीज सबमरीन वहां आती रहती हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के नाम पर, वो हमारे इंडियन ओशन रीजन को मैप करती रहती हैं कि इंडियन शिप्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। राइट, तो मतलब कहीं ना कहीं हालात थोड़े बुरे हो रहे हैं हमारे लिए नेबरहुड में। एनीवे, मिलिट्री जनता यहाँ की थी, उस पर अटैक किसने किया था, ये जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इनके एक कोलिशन ने। ओके, दे वर एट दी ऑफेंसिव अगेंस्ट दी जनता। यहाँ पे इमीडिएट सीज फायर साइन किया गया है, पीसफुल नेगोशिएशन विद चाइनाज फैसिलिटेशन। तो ये सब एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हो कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग
अपना नेबरहुड में अपनी एज लूज कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना इंडियन एक्सप्रेस। ओके, तो अ, ये आईएएम रोहतक वाले जो हैं, इनको लेकर कुछ न्यूज़ आई थी कि इनकी सेकंड क्लास डिग्री थी, जबकि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि फर्स्ट क्लास डिग्री। आप ये डायरेक्टर बन गए थे आईएएम रोहतक के, ठीक है, क्वालिफिकेशन नहीं थे इनके पास। उसके बाद आईएएम बिल लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है। उसके सारे प्रोविजन मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रिवीजन सीरीज में दोबारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। आईआईएम अमेंडमेंट बिल, क्योंकि इसमें इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था आईआईएम पे, वो स्ट्रेंथन किया है गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल, ठीक है। काफी सारे चेंजेस किए, 3 बड़े चेंजेस थे जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए हुए हैं। हम इसको दोबारा देखेंगे फिल्म से रिवीजन सीरीज में, डोंट वरी अबाउट इट। या मैं किसी दिन उसको ब्रेन करा दूंगा आपको। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आईडीआईएम्स को कहा गया है टू सबमिट द पेपर्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है। हम लोग 100 स्मार्ट सिटीज बनाना चाहते थे, तो ऑब्वियसली बात है पूरी तो कंप्लीट नहीं हुई है, बट कुछ कुछ कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट पर कुछ पेपर पब्लिश करने को कहा गया है इनको। अब इम्पैक्ट बस यही हो सकता है कि एरिया बेस्ड, मतलब क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स वगैरह, अरे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेसेस इंप्रूव हुई है या नहीं, मतलब फालतू के बोल बच्चे, नथिंग वर्थ फॉर यूपीएससी। हम्म, ये बस आप अपना कोट करना जब आप स्टेट स्टेट रिलेशन की थोड़ी बात करोगे ना, कि ये एक ट्रेजेडी हो गई थी, असम और मिजोरम में आपस में थोड़े डिस्प्यूट हैं। तो इनके बॉर्डर डिस्प्यूट ना वायलेंट हो गए थे 2021 में, जब 6 असम कॉप्स वर किल्ड आफ्टर द फोर्सेस ऑफ टू स्टेट क्लैश, ओके। ये मिजोरम और असम की पुलिस ने आपस में फायरिंग कर दी थी, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता है वहां पर 2-3 डिस्ट्रिक्ट को लेकर। नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। हाँ, सर्वाइकल कैंसर को लेके काफ़ी चीज़ें हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एचपीवी, ह्यूमन पपिला वायरस जो है, ठीक है, जो कॉज करता है इस कैंसर को, तो इसको लेकर हम लोग वैक्सीनेशन करने वाले हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसी के अंडर में इसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो सेंटर विल रोल आउट वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट इम्पैक्ट है विमेन में कैंसर का, ठीक है। फर्स्ट पे ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड पे सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फेज लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अब स्टॉक हो जाए एक बार 6.5-7 करोड़ डोसेस, फिर देना शुरू किया जाएगा। इंडिया अकाउंट फॉर फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर बर्डन, तो दिस इज वन पॉइंट फॉर डेटा फॉर यू। दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग इंडियन women आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, ओके। दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज सर्वैक, ये बनी है हमारी इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। तो दैट्स योर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं दी जाती थी, दी जाती थी, बट आपको खुद लगवानी पड़ती थी, जिसकी कॉस्ट होती थी 2,000 रुपये एक शॉट की, ठीक। तो वैक्सीन थोड़ी एक्सपेंसिव थी फॉर लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और इसके अलावा देयर वाज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एज वेल, ठीक है। नाउ टू टैकल द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोज टू 85% ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो इस वायरस को टैकल करने के लिए अब ये वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है, ठीक है। इट विल टारगेट द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14, कुड बी अ गेम चेंजर। अभी 9 to 14 ही क्यों है? क्योंकि देखिए, एक बार प्यूबर्टी आ गई, ठीक है, या एक बार लड़की सेक्सुअली एक्टिव हो गई, उसके बाद फिर ये वैक्सीन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है। अभी इसमें हम आगे और बात करेंगे इस पॉइंट पे। द ग्लोबल स्ट्रेटेजी एनकरेज ए मिनिमम ऑफ 2 स्क्रीनिंग, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कम से कम 2 स्क्रीनिंग होनी चाहिए विमेन की बाय द एज दे टर्न 35, एंड अगेन बाय द एज दे टर्न 45। इन 2018 हमारी जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप था एक, उसने रेकमेंड किया था इंक्लूजन ऑफ एचपीवी वैक्सीन इन द कंट्रीज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बट एज यूजुअल कि हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए पैसा है, लेकिन काम की चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। आप हमसे मूर्तियाँ बनवा लीजिए, हमसे ये सब स्टैच्यू बनवा लीजिए, इसके पर हमारे पास पैसा है सब, ठीक है। 2018 में, क्योंकि इस दवाई की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 2,000 रुपीज़ पर शॉट, ओके। तो इस वजह से आपने ये इंक्लूड नहीं किया, जबकि ग्रुप ने रेकमेंड किया था कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही इंक्लूड कर लीजिए, बट द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन वाज हाई, ओके। तो दिस एक्टेड एज अ डेटरेंट।
नाउ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है हमारा, तो ये कवर करता है मोर देन 2.5 करोड़ न्यूबॉर्न्स, ठीक है, जो हर साल पैदा हो रहे हैं, करीब 2 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं इंडिया में। उसके अलावा 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स को एवरी ईयर। नाउ इंडिया सक्सेस इन द इनोक्यूलेटिंग पीपल अगेंस्ट कोविड इज आल्सो वेल नोन, ठीक है, अगर हम कोविड के वैक्सीनेशन कर सकते हैं तो हम इसका भी कर सकते हैं। सर्वैक जो इंडिजिनसली डेवलप वैक्सीन है हमारी, सर्वैक वॉज अप्रूव्ड बाय डीजी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन 22, ठीक है, ये सब पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स पहले ही दिए हैं शुरू में जब मैंने डिस्कशन शुरू किए थे आपके न्यूज़ के साथ, ठीक है, तो ये डीजीसीओ एंड ऑल ये सब बताया है मैंने आपको, ठीक है, प्रीलिम्स में दोबारा रिवाइज करेंगे ऑफ कोर्स। ऑन द बैक ऑफ एनकरेजिंग रिजल्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल, तो ये वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया है। अब यहाँ पर हम आपको पता है कि हमारा 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जा रहा है, ठीक है, इसके टर्म ऑफ रेफरेंस भी तैयार हो चुके हैं, ठीक है, तो मुझे आपसे सिर्फ 16th ही नहीं, मुझे आपसे 12th, 13th, 14th, 15th एंड 16th इन सभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के नाम जानने हैं, ठीक है, किसी वजह से ही पूछ रहा हूँ, ठीक है, इन सबके मुझे आपसे नाम जानने हैं कि आप इनके बारे में अवेयर हैं या नहीं, ठीक है। India has been leading participant in global efforts to improve forest cover and arrest climate change. Now, building resilience of communities and ecosystem, conservation of standing forest and increasing forest cover density can contribute to mitigation of global warming. ठीक है, हम लोग दो चीजों की बात करते हैं, adaptation, at the same time हम लोग बात करते हैं mitigation की। अडेप्टेशन यानी कि जो चल रहा है उसी के हिसाब से अडॉप्ट कीजिए, गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स आ रही है, तो उस हिसाब से अपना आदत डाल लीजिए, ठीक है, एसी वैसी लगा लीजिए। मिटिगेशन, ये जो गर्मी पड़ रही है इसको कम करने की कोशिश की जाए, कैसे करेंगे, हम ज्यादा ट्री प्लांट करेंगे, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे और जो फॉरेस्ट ऑलरेडी है उसको कंजर्व करेंगे, ये हमारे मिटिगेशन एफर्ट कहलाते हैं, ठीक है। और हमने हमेशा अपने सामने गोल भी रखे हैं, मैंने आपको पंच प्रण बताए थे हमारे, जो प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर करें, ठीक है, उसमें से एक गोल है कि हम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे जो एक्ट करेगा एटलीस्ट 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक की तरह, ठीक है, इसको सिंक करेगा, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन जब बैठता है ना, तो फाइनेंस कमीशन कुछ क्राइटेरिया चूज करता है, ठीक है, सबको अलग अलग परसेंटेज देता है, जैसे वहाँ की पॉपुलेशन को, वहाँ के जियोग्राफिकल एरिया को, उसी तरीके से इसने सबसे अच्छी बात थी कि इसने फॉरेस्ट कवर को भी चूज किया, पहले कमीशन ने चूज किया 7.5%, फिर जो लास्ट कमीशन बैठी 15th फाइनेंस कमीशन, उसने इस क्राइटेरिया को और बढ़ा के 10% कर दिया, ठीक है, कि आपके यहाँ फॉरेस्ट कवर कितना है इस क्राइटेरिया को भी हम इंक्लूड करेंगे आपको फंड डिवॉल्व करने में, यानी कि जिस स्टेट के पास फॉरेस्ट कवर अच्छा होगा, ठीक है, उसको फंड ज्यादा मिल सकता है, राइट। तो यही कहा जा रहा है कि 16 फाइनेंस कमीशन को भी इस तरह की चीज को एनकरेज करना चाहिए, ताकि आपको जो फंडिंग मिले वो उन टर्म्स एंड कंडीशन में मिले जो थोड़ा ग्रीनरी को, या आप कह लीजिए कि ओवरऑल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करे स्टेट लेवल पर। फाइनेंस कमीशन जिसका मेन काम क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म का, ओके, इट इंसेंटिवाइज द स्टेट्स टू मेंटेन एंड इंप्रूव देयर फॉरेस्ट कवर। 12 फाइनेंस कमीशन 2005 से 10, 13 फाइनेंस कमीशन 2010 से 15, 14 फाइनेंस कमीशन इसका टर्म था 15 से 20, ठीक है, उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक आ गया, ठीक है, फिर 15 फाइनेंस कमीशन ने शुरू किया 21 से लेकर 26 तक, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वगैरह का सीन था, तो उसमें फिर थोड़ा सा वो यूटी हो गया अब, तो उस वजह से उन्होंने पहले एक साल के लिए दे दिया था फंड डिवॉल्व करके, फिर 2021-22 से 25-26 तक दोबारा दिया, ठीक है। तो हालांकि 15 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर होना था 20 से 25, ठीक है, बट वो हुआ कहाँ पे 21 से 26, ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो 14 फाइनेंस कमीशन थी ना, इसने इनिशिएट किया था इस चीज को कि मैं 7.5% डिविजिबल सेंट्रल टैक्स पूल इकोलॉजी और फॉरेस्ट से टाई करूंगा, ठीक है, मतलब मैं जो क्राइटेरिया यूज कर रहा हूं, जैसे डेमोग्राफी को परसेंटेज दे दूंगा 50 समथिंग, क्योंकि ये चेंज हुआ है हर फाइनेंस कमीशन में, और इस बार भी चेंज होगा डेफिनेटली 16 में, ठीक है, तो वो हम जो लेटेस्ट आएगा वही जानेंगे, पुराना क्राइटेरिया जान के उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको डेमोग्राफी, आपके स्टेट का साइज, डेमोग्राफी यानी आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, उसी तरीके से फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को भी उसने कंसीडर किया, तो ये पहली बार किया था 14 फाइनेंस कमीशन में, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन ने ये जो वेटेज था 7.5%, इस वेटेज को और बढ़ा के 10% कर दिया, यानी कि इसने फॉरेस्ट कवर को और ज्यादा एम्फेसाइज किया, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि कमीशन ऑल्सो गिव द ग्रांट टू कॉम्बेट द एयर पॉल्यूशन, ओके, क्योंकि पिछली कमीशन बैठी तब भी एयर पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था हमारे यहाँ। अब 16 फाइनेंस कमीशन जो होगी उसका टेन्योर होगा 2026 से 31 तक, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। सेकंड, कि इंडिया के पेरिस टारगेट में हमने क्या कहा है कि वी विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 30 to 35% एंड वी विल आल्सो क्रिएट द एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5
टू 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने नेशनल कार्बन मार्केट भी डेवलप कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट वगैरह आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, या नेशनल ग्रीन क्रेडिट मार्केट वगैरह। ठीक है, नाउ फर्स्ट, अब ये इसको क्या करना चाहिए इसके लिए हमारी फाइनेंस कमीशन को, तो फर्स्ट थिंग इज कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड एमिशन इंटेंसिटी स्टेट्स की, ठीक है, इट शुड बी टेकन एज अ की पैरामीटर फॉर टैक्स डिवॉल्यूशन। टैक्स डिवॉल्यूशन फॉर्मूला जैसे जैसे आप उड़ीसा को ले लीजिए, ठीक है, या आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, बहुत साइक्लोन आते रहते हैं, ठीक है, उड़ीसा में तो कुछ ज्यादा ही आते हैं, ठीक है, तो यानी कि क्लाइमेट में बहुत ज्यादा वल्नरेबल है उड़ीसा, तो फिर उसको आप थोड़े ज्यादा फंड दीजिए, ठीक है। या कोई कंट्री कोई स्टेट उसने अपनी एमिशन इंटेंसिटी को बहुत कंट्रोल करा है, बहुत अच्छी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज की है अपनी इंडस्ट्रीज में, और एमिशन इंटेंसिटी यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं कोई प्रोडक्ट तैयार करने में, उस पर अच्छा कंट्रोल करा है, तो उस बेसिस पर भी उसको टैक्स डिवॉल्यूशन कीजिए कि आपकी एफिशिएंसी आपने बहुत अच्छी बनाई है, तो इसके लिए आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है, राइट। कमीशन कैन नज एक्शन टुवर्ड्स अचीविंग द इंडियाज एनडीसी, ठीक है, मतलब आप एक तरीके से पेनल्टी पेनलाइज भी कर सकते हो, आप इंसेंटिवाइज भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज करो, साम दाम दंड भेद, बट नच दी स्टेट गवर्नमेंट्स टू हेल्प इंडिया अचीव इट्स एनडीसी टारगेट। दिस इज योर पॉइंट नंबर वन। ओके, सो अब ये देखना होगा कि इसको करने के लिए कैसे फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है, यानी कि जो पैरामीटर्स लगाए जाएंगे अलग अलग वेटेज के साथ, वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। सेकेंड, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दीजिए फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को, जैसे अगर आप डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एनर्जी करते हो या ट्रांसपोर्ट सेक्टर करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा प्रमोट करते हो, जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आजकल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लगभग आजकल तो हर शहर में ही मिल जाएंगे आपको, ई रिक्शा, राइट। तो इस तरह की चीजें अगर आप डीकार्बोनाइज कर रहे हो अपने एनर्जी सेक्टर को, जैसे आपने सोलार वगैरह विंड में ज्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है, यानी आपने एनर्जी सेक्टर को डीकार्बोनाइज किया, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को प्रमोट किया, तो आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज किया, ठीक है, उसी तरह सस्टेनेबल लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट वगैरह अगर आप ये सब कर रहे हो, पीपल आपके यहाँ के पीपल की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे साइकिलिंग वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हो, पब्लिक स्पेस में साइकिल ज्यादा यूज हो रही है, जैसे मेट्रो स्टेशन के पास रख दी जाती हैं आजकल, ठीक है, तो इस तरह के परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होने चाहिए कि अगर स्टेट ने इन चीजों में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको एक्स्ट्रा ग्रांट मिलने चाहिए ताकि परफॉर्मेंस को इंसेंटिवाइज किया जा सके, ठीक है, ये सब फाइनेंस कमीशन को देखना चाहिए, ठीक है। पॉल्यूशन, क्लीन एनर्जी को प्रायोरिटी देना चाहिए। नेक्स्ट इज जैसे मैंग्रोव रिस्टोरेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, उसको उसको उसकी वल्नरेबिलिटी रिड्यूस की जा सके। मैंग्रोव हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्टॉर्म से, साइक्लोन से, इनकी फ्रिक्वेंसी में, राइट। उसी तरीके से फॉरेस्ट फायर, ठीक है, कुछ स्टेट्स में काफी ज्यादा लग जाती है गर्मियों में स्पेशली। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल चैलेंज, और हमें ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट वगैरह के थ्रू रिमोट सेंसिंग से डेटा है ऐसा विच हेल्प असेस द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड अंडरस्टैंड कि ये फॉरेस्ट फायर वगैरह कैसे लगती है, क्या पैटर्न है इनका, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और बांग्लादेश का इशू हम जानते ही हैं क्यों हमारे लिए क्रूशियल है, शेख हसीना। ओके, यहाँ पे हम एचपीवी वैक्सीन के बारे में फिर से डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी गए हैं कालाराम टेम्पल, तो कालाराम क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राम जी का स्टैचू है वो ब्लैक टाइप का है, ठीक है, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था उनका कहना था कि मैं जब गोदावरी में नहा रहा था तब मेरे सपने में आया ऐसा, ठीक है, और ये स्टैचू मैं वहीं से लाया मंदिर से और मैंने यहाँ स्थापित किया और ये मंदिर बनवाया है। तो पहली बात तो ये है कहाँ, तो गोदावरी रिवर के बैंक पर है, ठीक है। इसी मंदिर के सामने एजिटेशन किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने फॉर डिमांडिंग टेम्पल एंट्री फॉर दलित राइट्स, ठीक है, 90 साल पहले। और दूसरा माना जाता है कि ये पंचवटी एरिया कहलाता है, ठीक है। राम अलोंग विद सीता एंड लक्ष्मण स्पेंड फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ देयर 14 ईयर एक्साइल इन दंडकारण्य, यानी कि यही एरिया, ये जो पंचवटी है, ठीक है, आपका महाराष्ट्र में, ये दंडकारण्य रीजन का ही पार्ट है। ओके, पंचवटी एरिया ऑफ द सिटी, ठीक है, नासिक में आता है, राइट। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, और इसी का पार्ट है पंचवटी, ठीक है। यहाँ पर 5 बैनियन ट्री की एग्जिस्टेंस है जो ये दिखाते हैं कि लॉर्ड राम, सीता, लक्ष्मण सेटअप ए हट हियर, ठीक है, एंड ये जो 5 बैनियन ट्री है मेड दिस स्पॉट ऑस्पिशियस। इट इज फ्रॉम दिस पंचवटी रीजन दैट रावण एब्डक्टेड सीता, ठीक है, ये माना जाता है। 1930 में बी आर अम्बेडकर और उनके साथ जो सोशल एक्टिविस्ट थे पांडुरंग सदाशिव साने, इन दोनों ने एजुटेशन किया था टू डिमांड एक्सेस फॉर दलित्स
टू हिंदू टेम्पल। ठीक है, 1930 में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था आउटसाइड कालाराम टेम्पल, और ये प्रोटेस्ट आपका चलता रहा 4 साल तक। ठीक है, 4 साल तक आपने परमिशन नहीं दी लोगों को कि आप मंदिर में जा सकते हो, 4 भी कहाँ 5 साल। सत्याग्रह एट द कालाराज टेम्पल कंटिन्यूड अंटिल 1935। तो आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हें पहले ये भी देखना चाहिए। ओके, कालाराम टेम्पल का नाम इसलिए बिकॉज देयर इज अ ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड राम। टेम्पल वाज बिल्ट इन 1792। मेन टेम्पल हैज 14 स्टेप्स। ये 14 स्टेप्स क्या दिखा रहे हैं, 14th ईयर ऑफ राम एक्साइल। इसके अलावा 84 प्लस है यहाँ पे जो बता रहा है कि आपको 84 लाख स्पीशीज यानी 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपको एक ह्यूमन बीइंग का बर्थ मिलता है। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं ह्यूमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब यहाँ पे देखिए प्लीज, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी आपसे एज इट इज बिटवीन द लाइन से उठा के पूछेगा। ओके, और इसमें आपको कोई कोचिंग के नोट्स हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये आपको खुद यहाँ से पिक करके अपने हैंड रिटन बनाने होंगे। ठीक है, तभी वो क्वेश्चन जो बोला जाएगा कि टफ कैटेगरी में था, क्योंकि बहुत अंदर से बातें पूछी गई थी इन डिटेल, तो ये इन डिटेल बातें यहीं से उठाई जाती हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो अब जरा इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से। Yeah. In a bid to reduce cervical cancer, government is set to roll out immunization campaign against human papilloma virus. Clear है ये? गर्ल्स को दी जाएगी 9 to 14 years एज की. It will be included in government's routine immunization program. Cervical cancer second most common cancer है among women. More than 95% of all cervical cancers are linked to high risk strains of human papilloma virus. The vaccine is around 90% effective in preventing cervical cancer. Okay, 90%. कभी एग्जाम में आ जाए 100% इफेक्टिव, तो 100% जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डेटॉल भी नहीं होता, वो भी 99.96% क्लेम करता है। Alright, now 1.25 lakh cases of cervical cancer, a fifth of cases globally. ठीक है, वर्ल्ड की 1/5 cervical cancer patients हमारे यहाँ हैं। Since HPV infection is also linked to cancers of anus, vagina and oropharynx. ठीक है, तो ये जो HIV है ये सिर्फ सर्वाइकल ही नहीं कॉज करता है, वो ये बाकी के कैंसर भी कॉज करता है। While the incidence of cervical cancer in India has been slowly declining, okay, but there is increase in incidence of other cancers. So preventing cervical cancer will free up the overburdened hospitals. तो अगर हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर लेंगे तो कम से कम हॉस्पिटल में जो और दूसरे कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको बेटर एक्सेस मिल पाएगा। ठीक है, ओवर थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा हॉस्पिटल्स पे। नाउ हाउ डज दिस एचपीवी वैक्सीन वर्क? अब यहाँ से मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट दूंगा जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एटलीस्ट 14 एचपीवी टाइप के वायरसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। अमंग दीज इन सभी में HPV type 16 and 18 are considered most oncogenic, causing about 70% of all cervical cancer. ठीक है, तो इसको जरा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। Quadrivalent vaccine, ये जो वैक्सीन हैं, it prevent the entry of HPV 16, 18, 6 and 11, the 4 most common type of HPV. Next is universal immunization of girls also reduces the transmission of infection to boys. Now this is an important point कि आप इम्यूनाइज सिर्फ गर्ल्स को कर रहे हो, बट ये बॉयज में भी उस ट्रांसमिशन को होने से रोकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का देखें तो अब ये पॉइंट याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन 2007। ठीक है, कभी आ जाए कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, तो ऐसा नहीं है, डेवलप कंट्रीज में तो काफी टाइम पहले से दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया एडेड बॉयज टू इट्स प्रोग्राम इन 2013। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स को दी जा सकती है। इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो इट विल बी रॉन्ग। सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज को भी दी जा सकती है, बट फिलहाल के लिए हम गर्ल्स को दे रहे हैं। वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक, हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, खुद बनाइए और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। Who should get this vaccine? First, adolescent girls before they are sexually active. ये पॉइंट मैं आपको वहां पर एम्फेसाइज कर रहा था। ठीक है, दिस इज द वैक्सीन, दिस इज बिकॉज द वैक्सीन कैन ओनली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द वायरस. इट इज नॉट इफेक्टिव वंस समवन इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू ए पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ एचपीवी. HPV is very common infection and 90% of women who are sexually active already have it. ठीक, इसीलिए ये 9 से 12 साल की बच्चियों को दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए यानी कि कहीं ना कहीं एचपीवी इन्फेक्शन आपको हो चुका होगा, ठीक है, तो फिर ये वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी क्योंकि ये प्रिवेंटिव टाइप की वैक्सीन है।
Okay. Now this can also be administered to the adolescent boys and recommended for men who have sex with men. मेल टू मेल सेक्स जो करते हैं ना उनको भी रेकमेंड की जाती है ये वैक्सीन. कैन ओल्डर वीमेन गेट इम्यूनाइज? तो यस. Though while the vaccine is not as effective among older women, okay, it can still be administered up to the age of 45. Now remember this point as well. Okay, और विमेंस को जिन लोगों ने रिसीव नहीं किया ना वैक्सीन, जैसे जो ऑलरेडी उस एज ग्रुप में आ चुकी हैं 45 के आसपास, तो अगर आपने नहीं भी लिए तो एटलीस्ट यू मस्ट अंडरगो ए पैप स्मीयर टेस्ट एंड एन HPV DNA टेस्ट. ठीक है, ये 2 टेस्ट तो करा सकते हो आप ताकि आप ये देख सको कि आप तो वल्नरेबल नहीं हो कहीं से कभी इसमें. ओके, ये टेस्ट कॉस्ट करते हैं अराउंड 3500 to 4000, तो लोग कराते भी नहीं है उस वजह से. WHO ने रेकमेंड किया है कि एटलीस्ट यूज ए सिंगल डोज रेजिमेन फॉर 9 to 14 ईयर गर्ल्स. ओके, तो हमने उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, ये सब हमने देख ही लिया है द हिंदू में. ठीक है, म्यांमार का इशू, यूके यूएसए का इशू, ये इकोनॉमी में ऐसा कुछ खास नहीं है आज का. आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन. ओके, सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वाला आर्टिकल से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है. ठीक, अब देखिए मैं ये सब चीजें आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में मैं जो स्टेटमेंट डालूंगा वो वैसे ही आ जाए एग्जाम में, हो सकता है नहीं भी आए. तो मैं आपको ऐसे किसी इल्यूशन में नहीं रखूंगा, किसी मॉक क्वेश्चन लगा लो, मॉक टेस्ट पेपर लगा लो, देखो उससे नहीं होगा. सिर्फ उससे यूपीएससी पिछले 2 साल से आपको समझा रहा है कि सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी. इसलिए प्लीज आप पूरे आर्टिकल को होलिस्टिकली पढ़ना समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज करता हूँ स्टैटिक कम करंट लिंकेज के साथ पढ़िए कि तभी आप क्लियर कर पाओगे इस प्रॉब्लम्स को. और मैं अपनी तरफ से पूरा इंश्योर करूंगा कि आप में से जितनों ने भी पेड कोर्स लिया है, हम आपको पूरा 100% प्रीलिम्स में रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से. ओके, इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज करता रहता हूँ बार बार कि प्लीज आपका जो संडे है इट शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर रिवीजन रिवीजन रिवीजन. ओके, आप हफ्ते भर पढ़िए, पूरा शिद्दत से पढ़िए, संडे को और डबल मेहनत कीजिए, पूरा रिवाइज कीजिए जितना हफ्ते भर पढ़ा है. रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी, रिमेंबर दैट. ओके, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.